Let us start with study of progressive wave. अब हम लोग प्रोग्रेसिव वेव इसका स्टडी करेंगे. प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन, प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होगा, ये हमको स्टडी करना है. सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है. देखो यहां मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव का डायग्राम ड्रॉ किया. इट्स अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल का सिंबल y होगा, ये हमने y एक्सिस पे लिया है, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज टेकन अलोंग द x एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन इज टेकन अलोंग द x एक्सिस. तो डिस्टेंस का सिंबल x, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल y. और प्रोग्रेसिव वेव ऐसे मीडियम में ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ए क्या है, एम्पलीट्यूड. ये क्या है, मीन पोजीशन. ये होंगे पार्टिकल के मीन पोजीशंस. और ए एंड माइनस ए होंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव. तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? अ वेव that travels from one point to another point in a medium. That is called progressive wave. Progressive wave is that wave which travels through a medium from one point to another point. And progressive wave can be transverse wave or it can be longitudinal wave. यहां मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो तो ट्रांसवर्स वेव का है, बट प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स नेचर का भी हो सकता है और लॉन्जिट्यूडिनल नेचर का भी हो सकता है. फिर प्रोग्रेसिव वेव का ही एक स्पेशल टाइप है जो हमको डिटेल में स्टडी करना है, एंड दैट वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक. हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक, जो रेगुलर इंटरवल से रिपीट होता है. पीरियोडिक, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक. तो व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव? तो इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम, वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, तो इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम particles of the medium vibrate simple harmonically above their mean position. इसका मतलब वेव ट्रैवल करे मीडियम में और मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे SHM करेंगे. SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन. SHM simple harmonic motion is oscillatory periodic motion. What is periodic motion? The motion which repeats after the fixed interval of time. तो अगर वेव के प्रोपगेशन में मीडियम के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो मीडियम का हर एक पार्टिकल SHM करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन. सच अ वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव? इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव थ्रू अ मीडियम, particles of the medium vibrate simple harmonically above their mean position, then the wave is said to be plane progressive harmonic wave. अभी ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव. हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. प्रॉपर्टी नंबर 1, every particle of a medium perform SHM about their mean position when a wave is passing through it. Progressive wave में मीडियम का हर एक पार्टिकल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स थ्रू अ मीडियम, तो प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम का हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे SHM करेगा. SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन.
And what is simple harmonic motion? Oscillatory periodic motion. तो मीडियम का हर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अराउंड में ऐसे SHM करेगा. SHM का मतलब ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन. प्रॉपर्टी नंबर 2, all particles of the medium vibrates with same amplitude, same period and same frequency. मीडियम के सब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे. तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM, बट सब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा. तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM of same amplitude, same period and same frequency. Property number 3, phase changes from one particle to another particle. In a progressive wave, phase is not same for all the particles. Phase of particle changes from one particle to another particle. Phase का मतलब क्या? तो फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल. फेज का मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल. एंड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. अगर आपको किसी पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन डिस्क्राइब करना है, तो आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो दिस होल पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या फेज ऑफ अ पार्टिकल. तो फेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. नेक्स्ट, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. In a progressive wave, no particle remain permanently at rest. Each particle comes to rest momentarily while at the extreme position of vibration. देखो, वेव जब भी प्रोपगेट करेगा तो वेव ट्रैवल कर रहा है, बट मीडियम के पार्टिकल्स तो ट्रैवल नहीं करेंगे. मीडियम के पार्टिकल अपने ही जगह पे ऐसे SHM करेंगे. दे विल परफॉर्म SHM ऑसिलेटरी मोशन. ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन का मीन पोजीशन, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज एक्सट्रीम अप एंड दिस इज एक्सट्रीम डाउन. तो जब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो पार्टिकल जो है वो तो मोशन में होगा, बट सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होता है, ये हमको पता है इन ऑसिलेटरी मोशन. तो पार्टिकल जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे भी है और एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे भी है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल विल कम मोमेंटरली एट रेस्ट. मोमेंटरली का मतलब कुछ समय के लिए, ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. और उसके बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा एंड पार्टिकल का वेलोसिटी वापस इंक्रीज करेगा. इसका मतलब फॉर एवरी पार्टिकल वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन. ये तो है प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको पता है. तो पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं होता है एक्सेप्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा. तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4. Fifth property, particle attains maximum velocity when it passes through mean position. ये हमने अभी डिस्कस किया कि at mean position जब भी पार्टिकल mean position पे होगा उसका velocity maximum होगा as it happens in SHM. Number 6, during the propagation of wave, energy is transferred along the wave, but there is no transport of matter. Matter का मतलब mass. तो progressive wave जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है. तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, बट प्रोग्रेसिव वेव डज नॉट ट्रांसफर मैटर. तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. नंबर 7. In property number 7,
wave propagates through the medium with a certain velocity. Progressive wave medium में propagate करेगा, propagate का मतलब travel. तो progressive wave travels through a medium with certain velocity, and that is called wave velocity. Wave velocity is distance traveled by the wave in unit time. Unit time का मतलब 1 second. तो progressive wave travels through a medium with certain velocity, and wave velocity depends upon the properties of the medium, because wave velocity is different for different types of medium, solid, liquid and gases. तो different medium में wave का velocity different होगा. तो wave velocity depends upon properties of the medium. Next, property number 8. Progressive wave can be divided into two types: transverse wave and longitudinal wave. ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव को मैंने प्रीवियस सेक्शन में डिफाइन किया था. तो प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप्स: ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव. प्रॉपर्टी नंबर 9. In a transverse wave, vibrations of particles are perpendicular to the direction of propagation of wave, and transverse wave divides the medium into alternate crest and trough. ये भी प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस जो होते हैं, उन वाइब्रेशन का डायरेक्शन वेव के प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर होता है. इन अदर वर्ड्स, particle velocity and wave velocity is perpendicular in transverse wave, and transverse wave divides the medium into alternate crest and trough. ये जो डायग्राम है ये भी तो ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम है. This part is called crest, this part is called trough. तो ट्रांसवर्स वेव मीडियम को अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में डिवाइड करता है. लॉन्जिट्यूडनल वेव का भी डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था. तो इन लॉन्जिट्यूडनल वेव, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव या पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. इसका मतलब इन लॉन्जिट्यूडनल वेव, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी are parallel to each other, and longitudinal wave divides the medium into alternate compressions and rarefaction. The transverse wave consists of alternate crest and trough. Longitudinal wave consists of alternate compressions and rarefaction. So this is characteristic number 9. Property number 10. Transverse wave can travel through solids. Transverse wave solid में travel कर सकता है, and only on the surface of liquid. ये liquid के through travel नहीं करेगा. Transverse wave cannot travel through the liquid, but सिर्फ surface पे travel कर सकता है. Example, water waves. सिर्फ water waves जो है ना, ये water के surface पे ही बनते हैं. तो transverse wave can travel through solids and only on the surface of liquids. And longitudinal wave can travel through solids, liquids and gases. Longitudinal wave जो होते हैं, ये solid, liquid and gases जो है, तीनों मीडियम में से travel कर सकते हैं. Only transverse wave can travel through solids and on the surface of liquid. So we have discussed all the characteristics, all the properties of progressive wave. Now our next part of discussion is equation of a progressive wave. Progressive wave का equation क्या होता है, ये हम लोग अगले पार्ट में स्टडी करते हैं. चलो अभी हम लोग स्टडी करते हैं relation between wave velocity, frequency and wavelength of a wave. एक important relation है between wave velocity, frequency and wavelength. देखो, when a particle of a medium completes one oscillation in a periodic time t, because time taken for one oscillation of that periodic time, the wave travels a distance equal to its wavelength. Wavelength का symbol lambda.
देखो ये पॉइंट जो है ना, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो यहां पे पार्टिकल है एट पॉइंट O, और ये पार्टिकल SHM कर रहा है। SHM का मतलब ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल जब भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वेव एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है और वेव आगे प्रोपगेट कर रहा है। तो इस पार्टिकल के एक ऑसिलेशन के अंदर वेव लैम्बडा डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्जर्व करो, ये पार्टिकल है, पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम अप गया, वेव देखो आगे चला गया, फिर पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पे आ गया, वेव यहां तक पहुंच गया। पार्टिकल goes to another extreme, wave reaches here, particle again come to main position, wave यहां तक पहुंच गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब पार्टिकल, ये पार्टिकल है, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन करेगा, वेव जो है ना लैम्बडा डिस्टेंस आगे कवर करेगा। तो इन पीरियोडिक टाइम t, वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल्स टू वेवलेंथ। नाउ वेव वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Actually velocity is displacement upon time, but in magnitude displacement and distance same होते हैं। तो wave velocity is distance upon time। wave velocity को मैं कॉल करो बाय सिंबल VW, W का मतलब wave। तो wave velocity VW is distance upon time। distance कितना है lambda, टाइम कितना लगा कैपिटल T। तो VW is lambda by T, but 1 upon T reciprocal of time period is frequency। तो 1 अपॉन T को लिखो n, तो VW इक्वल्स टू n लैम्डा, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू n लैम्डा। इसका मतलब वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इस पॉइंट को याद रखो बच्चों। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ आर मीडियम डिपेंडेंट। का मतलब जैसे मीडियम चेंज होगा, वेव का वेलोसिटी और वेव का वेवलेंथ चेंज होगा। बट फ्रीक्वेंसी n इज मीडियम इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो इन ऑल द मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करेगा जो वेव को एमिट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट, बट फ्रीक्वेंसी इज मीडियम इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, velocity and wavelength depends upon medium. Frequency of a wave does not depend upon medium. So in all the medium, frequency of wave remains the same. And VW equals to n lambda. Velocity is frequency multiplied by wavelength. नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। देखो वेव मोशन में वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट सेम। जो वेव का वेलोसिटी है वो पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं होगा। तो फिर इनके बीच में क्या रिलेशन होगा बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी? देखो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। वेव वेलोसिटी इज n लैम्डा। अभी s, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल जो है ना वो क्या करेगा, SHM करेगा। तो इन प्रोग्रेसिव वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड हमको पता है, ये आपने स्टडी किया है ऑसिलेशन चैप्टर में। तो वी नो दैट व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स SHM, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म SHM, velocity is given by the formula plus or minus omega root of a square minus y square। ये है velocity of a particle performing SHM का फॉर्मूला। ये हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में स्टडी किया है। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। तो डिफरेंस देखो, ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेव जो है वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और पार्टिकल जो है वो अपने पोजीशन पे ही SHM कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
इसमें ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड एंड वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये जो वाई है ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल वाई है बिकॉज पार्टिकल जो है ना ये वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पे ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर टेकिंग प्लेस अलोंग द वाई एक्सिस, इसके डिस्प्लेसमेंट का सिंबल वाई है। तो यहां पे वाई स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड प्लस और माइनस जो है वो तो डायरेक्शन के लिए। एट मीन पोजीशन, जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो एट सम इंस्टेंसेस पार्टिकल मीन पोजीशन पे भी आएगा। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। y का वैल्यू 0 है एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट y 0 होगा। तो यहां पे लिखो y को 0। तो अगर y 0 होगा तो रूट ऑफ a स्क्वायर बन जाएगा a, तो vp बन जाएगा मैक्सिमम। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। का मतलब इस एक्सट्रीम पे और इस एक्सट्रीम पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा, मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो उस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को हम लोग कॉल करेंगे वीपी मैक्स। तो व्हाट इज वीपी मैक्स? इट इज अ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी मैक्स। और वीपी मैक्स का फॉर्मूला होगा प्लस और माइनस ए ओमेगा, बिकॉज वाई यहां पे 0 है। और इन मैग्नीट्यूड इट इज ए ओमेगा, है ना। वीपी मैक्स का मैग्नीट्यूड ए ओमेगा होगा प्लस और माइनस डायरेक्शन के लिए। तो ये वीपी मैक्स का फॉर्मूला है और ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। नाउ वी टेक रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो वीपी मैक्स अपॉन वी डब्ल्यू, वीपी मैक्स कितना था? ए ओमेगा, अभी मैंने लिया ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वी डब्ल्यू कितना है? एन लैम्डा। तो दिस इज वीपी मैक्स अपॉन वी डब्ल्यू, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी का रेशियो। इट इज ए ओमेगा अपॉन एन लैम्डा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। हमको पता है कि ओमेगा जो है ना उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। तो वी कैन पुट ओमेगा एज 2 पाई एन, ओमेगा को 2 पाई एन, तो एन और एन विल गेट कैंसिल। तो हमको फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई ए अपॉन लैम्डा। इफ आई पुट ओमेगा एज 2 पाई एन ओवर हियर, मुझे फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई ए अपॉन लैम्डा। नाउ 2 पाई बाय लैम्डा इज के। हमको ये भी पता है कि k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, एंड व्हाट इज k? इट इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव मोशन में k को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो 2 पाई बाय लैम्डा को k लिखो तो ये हो जाएगा k इंटू a। तो ये होंगे वेरियस फॉर्मूले फॉर द रेशियो वीपी मैक्स एंड वी डब्ल्यू, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर एमसीक्यूज। रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इज 2 a ओमेगा बाय n लैम्डा या 2 पाई a बाय लैम्डा और इट इज k इनटू e। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। हेलो बच्चों, अभी हमको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करना है और एक कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को डिनोट करेंगे बाय सिंबल डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस को डिनोट करेंगे बाय सिंबल डेल्टा एक्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, बट इस टॉपिक को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आपके 12th स्टैंडर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यूज के लिए और इक्वेशंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कंसेप्ट को समझना इसेंशियल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो शुरू करते हैं। हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एज वेल एज टाइम डिफरेंस। तो एक प्रोग्रेसिव वेव हम लोग यहां पे कंसिडर करेंगे।
इट्स अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन भी किया था। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, SHP वेव, SHP वेव। और सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, स्टडी किया है ना। प्रोग्रेसिव वेव जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव होगा तो ये मीडियम में ट्रैवल करेगा। प्रोग्रेसिव वेव कैन ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो यहां पे वेव ड्रॉ किया है, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये हो गया इस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। वेव कैन बी ट्रैवल अलोंग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। इसका अपोजिट क्या होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे। तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। निगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसको बोलेंगे निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। Similarly, wave can be traveling along the positive y direction also, या along the negative y direction also. Positive y direction का मतलब along the y axis ऐसे wave travel करेगा, from bottom से top ऐसे travel करेगा. This is positive y direction. Wave traveling along the positive y direction. And if a progressive wave is traveling along the negative y direction, तो ऐसे travel करेगा, along the y axis but from टॉप से बॉटम। तो दिस इज वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन। सिमिलरली वेव कैन बी ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। पॉजिटिव z डायरेक्शन ऐसे होगा, या वेव कैन बी ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन ऐसे होगा। तो वेव कैन बी ट्रैवलिंग अलोंग 6 डिफरेंट डायरेक्शंस। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव 6 डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। और 6 डायरेक्शन कौन से होंगे, हर एक एक्सिस पे 2 होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 6 डायरेक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अभी यहां जो हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कंसीडर किया है, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ कंसीडर मीडियम पार्टिकल्स। Particle O, particle B, particle C, particle D, particle F and particle P। तो ये मीडियम के पार्टिकल्स है, O, B, P, C, D और F। Initially, all the particles are at mean position। इसका मतलब वेव डिस्टरबेंस आने से पहले ये सब पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे थे। तो wave will first arrive at O because wave is traveling along the positive x direction। का मतलब वेव डिस्टरबेंस पहले पार्टिकल O के पास आएगा। जब भी वेव डिस्टरबेंस पार्टिकल O के पास आएगा, पार्टिकल O अपना ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा। बट व्हेन पार्टिकल O starts its oscillatory motion, that time all the remaining particles were at rest। ये सब मीन पोजीशन पे थे बिकॉज वेव डिस्टरबेंस इनके पास आया नहीं है। बट ये वेव तो प्रोग्रेसिव है, का मतलब ये वेव आफ्टर सम टाइम पार्टिकल बी के पास आएगा। बट व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पार्टिकल ओ टू पार्टिकल बी,
पार्टिकल O जो है वो अपना ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज ये जो वेव है ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है। तो वेव विल कम फ्रॉम O टू B आफ्टर सम टाइम, एंड जब भी वेव डिस्टर्बेंस B के पास आएगा, B अपना ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा। जब भी पार्टिकल B अपना ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा, तभी पार्टिकल O पहले से ही ऑसिलेट कर रहा था, बिकॉज वेव डिस्टर्बेंस पहले पार्टिकल O के पास आया, उसके सम टाइम बाद वो B के पास आया। अभी B अपना ऑसिलेशन शुरू कर रहा है, तो मतलब B ऑसिलेट कर रहा है और वेव आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम वेव विल रीच टू C। जैसे वेव पार्टिकल C के पास आएगा, पार्टिकल C अपना ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा। मतलब पार्टिकल C ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा, तभी O एंड B पहले से ही ऑसिलेट हो रहे थे, and after some time wave will go to C, wave will go to D and wave will go to particle F। तो वेव अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वेव पहले पार्टिकल O के पास आएगा, आफ्टर सम टाइम B, आफ्टर सम टाइम C, आफ्टर सम टाइम D एंड आफ्टर सम टाइम पार्टिकल F के बाद आएगा। इसका मतलब ऑल द सक्सीडिंग पार्टिकल्स, ये होंगे सक्सीडिंग पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल O। तो all the succeeding particles will start oscillations after particle O। अगर वेव निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सपोज ऐसे, तो इफ अ वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द निगेटिव x डायरेक्शन, तो वेव पहले पार्टिकल O F के पास आएगा, है ना। इफ द वेव इज ट्रैवलिंग दिस वे अलोंग द निगेटिव x डायरेक्शन, अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो वेव पहले किसके पास आएगा, पार्टिकल F के पास आएगा। इसका मतलब पहले पार्टिकल F के ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल D के स्टार्ट होंगे, आफ्टर सम टाइम C, आफ्टर सम टाइम B, आफ्टर सम टाइम O। इसका मतलब वेव अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ऑल द सक्सीडिंग पार्टिकल्स ऑफ F के आगे जो पार्टिकल्स होंगे वो सब बाद में शुरू होंगे ऑसिलेशन। तो डिपेंड करे कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन या नेगेटिव x डायरेक्शन। फिर हम लोग फोकस करेंगे वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखो पार्टिकल O का हम लोग एक ऑसिलेशन काउंट कर रहे हैं। तो पार्टिकल O स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, फिर पार्टिकल O मीन से एक्सट्रीम चला गया और वेव यहां तक आ गया, फिर पार्टिकल O वापस मीन पे आ गया तो वेव यहां तक आ गया। तो यहां से यहां तक O का एक आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब पार्टिकल O जब भी अपना हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वेव विल रीच टू पॉइंट B एंड तभी B अपना ऑसिलेशन शुरू करेगा। इसका मतलब B का जो ऑसिलेशन होगा ये O के हाफ ऑसिलेशन के बाद स्टार्ट होगा। Therefore, पार्टिकल O एंड पार्टिकल B में हाफ ऑसिलेशन का हमेशा डिफरेंस होगा। पार्टिकल O एंड पार्टिकल B में हमेशा हाफ ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा, बिकॉज B का ऑसिलेशन O के हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हुआ है। एंड जब भी O अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तभी वेव C तक आएगा। तो आफ्टर वन फुल ऑसिलेशन ऑफ O, वेव विल रीच टू C। इसका मतलब पार्टिकल C का जब ऑसिलेशन शुरू होगा, तभी पार्टिकल O ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा। Therefore, पार्टिकल C और पार्टिकल O के बीच में हमेशा एक ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा। पार्टिकल O एंड पार्टिकल C के बीच में हमेशा एक ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा, एंड पार्टिकल C हमेशा एक ऑसिलेशन O से कम करेगा। पार्टिकल B हमेशा O से आधा ऑसिलेशन कम करेगा। फिर O के 1.5 ऑसिलेशन के बाद वेव जो है वो पार्टिकल D तक पहुंचेगा, एंड O के 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद वेव विल रीच टू पार्टिकल F। इसका मतलब पार्टिकल F एंड पार्टिकल O के बीच में 2 ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा।
तो अगर पार्टिकल F कर रहा है 5 ऑसिलेशंस, तो सेम टाइम पे पार्टिकल O मस्ट हैव कंप्लीटेड 7 ऑसिलेशंस। अगर पार्टिकल C कर रहा है 6 ऑसिलेशंस, तो उसी टाइम में पार्टिकल O मस्ट हैव टेकन 7 ऑसिलेशंस, बिकॉज पार्टिकल O जो है वो ऑसिलेशन में लीड कर रहा है एंड बाकी सब पार्टिकल्स ऑसिलेशन में लैग कर रहे हैं। तो ऑल द सक्सीडिंग पार्टिकल्स ऑफ O will lag in oscillations, एंड जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फेज। उसको क्या बोलेंगे? फेज। तो फेज एक टर्म होता है जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को डिनोट करता है। तो आई विल से ऑल द सक्सीडिंग पार्टिकल्स ऑफ O, पार्टिकल O के जो सक्सीडिंग पार्टिकल्स होंगे, का मतलब राइट साइड में जो पार्टिकल्स होंगे वो सब ऑसिलेशन में लैग करेंगे, का मतलब फेज में लैग करेंगे। बट अगर वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता, अगर वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता, तो O के सक्सीडिंग पार्टिकल्स फेज में लीड करेंगे। बिकॉज वेव अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता तो वेव एकदम लास्ट में O के पास आता। इसका मतलब F का ऑसिलेशन सबसे पहले शुरू होता और O का ऑसिलेशन सबसे लास्ट में शुरू होता। तो इन दैट केस ऑल द सक्सीडिंग पार्टिकल्स ऑफ O विल लीड। तो फेज लीड भी हो सकता है या फेज लैग भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इन दिस केस अगर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो O के राइट साइड पे, का मतलब ये जो सक्सीडिंग पार्टिकल्स होंगे ये सब फेज में लैग करेंगे एज कंपेयर टू पार्टिकल O। नाउ देखो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के वैल्यूज। फेज डिफरेंस को हमने कॉल किया डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस को कॉल किया डेल्टा एक्स, और टाइम डिफरेंस को मैंने कॉल किया डेल्टा टी। ये हमारा ओरिजिन है, का मतलब यहां पे सब वैल्यू 0 होंगे और इस ओरिजिन से कंपेयर करेंगे बाकी सबके वैल्यूज। तो पार्टिकल O इज एट ओरिजिन, का मतलब एट ओरिजिन फेज 0, पाथ 0 एंड टाइम भी 0, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबके वैल्यूज कंपेयर करेंगे। देखो O यहां से अगर वेव स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे वेव का एक लेंथ कंप्लीट हो गया, का मतलब यहां पे एक वेव पूरा हो गया, और यहां पे पार्टिकल O का एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट हुआ है, बराबर है ना। तो आफ्टर वन ऑसिलेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज लैम्डा। इन वन ऑसिलेशन फेज कवर्ड इज 2 पाई। एक ऑसिलेशन में 2 पाई का फेज कवर होता है, लैम्डा का डिस्टेंस कवर होता है, और टाइम कितना लगता है वन ऑसिलेशन के लिए? कैपिटल T। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन। तो अगर यहां से शुरू हुआ ऑसिलेशन तो यहां पे एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन फेज कवर्ड इज 2 पाई रेडियंस। फेज एक एंगल होगा तो इसका यूनिट रेडियन होगा, पाथ एक डिस्टेंस होगा उसका यूनिट मीटर होगा, और टाइम का यूनिट तो सेकंड ही होगा। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, देखो यहां पे O का एक ऑसिलेशन पूरा हो गया है ना। वो अगर ऑसिलेट यहां से शुरू करेगा तो यहां तक O का एक ऑसिलेशन पूरा हो गया और वेव यहां तक आ गया, C तक। तो आफ्टर वन ऑसिलेशन फेज कवर्ड इज 2 पाई, पाथ कवर्ड इज लैम्डा एंड टाइम कवर्ड इज कैपिटल T, वेयर T इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। तो अगर ये वन ऑसिलेशन के वैल्यूज है तो ये हो गया हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन में फेज कितना कवर होगा? पाई। लेंथ कितना कवर होगा? लैम्डा बाई 2, दैट इज हाफ द वेवलेंथ। और टाइम कितना होगा हाफ ऑसिलेशन का? T by 2। इफ T is a time for one oscillation, T by 2 is a time for half oscillation। फिर यहां से यहां तक हो गया 1/4 ऑसिलेशन, है ना। यहां से यहां तक 1/4 ऑसिलेशन। तो ड्यूरिंग 1/4 ऑसिलेशन फेज कवर इज पाई बाई 2, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, और टाइम कितना होगा? T by 4। सिमिलरली यहां से यहां तक देखो O से D तक कितने होंगे ऑसिलेशन? ओके 1.5 ऑसिलेशन। तो यहां पे फेज कवर इज 3 पाई, पाथ कवर इज 3 लैम्डा बाई 2,
एंड टाइम डिफरेंस कितना होगा 3t/2 एंड एट पॉइंट F देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ फेज ऑफ 4π। 4 का मतलब 2 ऑसिलेशंस, 2π का मतलब 1 ऑसिलेशन। तो अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे को कंप्लीशन ऑफ 1 ऑसिलेशन, यहां पे को कंप्लीशन ऑफ 2 ऑसिलेशंस। तो आफ्टर 2 ऑसिलेशन फेज कवर इज 4π, after 2 oscillation path covered is 2 lambda, and after 2 oscillation time taken is 2t, where t is called time period। इसका मतलब पार्टिकल O एंड C के अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगा तो पार्टिकल O एंड C के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 2π। पार्टिकल O एंड पार्टिकल C के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है तो लैम्डा। एंड पार्टिकल O एंड C के बीच में का मतलब O से अगर शुरू करेंगे तो वेव को C तक आने में टाइम कितना लगेगा कैपिटल T। अगर वेव O से शुरू कर रहा है तो उसको C तक आने में टाइम कितना लगेगा कैपिटल T, तो ये होगा टाइम डिफरेंस। एंड फेज डिफरेंस ऑफ 2π का मतलब डिफरेंस ऑफ 1 ऑसिलेशन है ना, पार्टिकल C और O के बीच में एक ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा। फिर O एंड F के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, O एंड F के बीच में फेज डिफरेंस होगा 4π। पार्टिकल O एंड पार्टिकल F के बीच में पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा, एंड पार्टिकल O एंड पार्टिकल F के बीच में टाइम का डिफरेंस होगा 2t। फेज डिफरेंस ऑफ 4π करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंस ऑफ 2 ऑसिलेशंस। तो O एंड F के बीच में 2 ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा। तो ये हो गए कंपैरिजन ऑफ फेज डिफरेंस के वैल्यूज, पाथ डिफरेंस के वैल्यूज और टाइम डिफरेंस के वैल्यूज। फेज डिफरेंस को हमने डिनोट किया है बाय सिंबल डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस को डिनोट किया बाय सिंबल डेल्टा एक्स और टाइम डिफरेंस को डिनोट किया बाय सिंबल डेल्टा टी। ओके, नाउ हियर वी सी कि when a simple harmonic progressive wave is traveling along the positive x direction, when a simple harmonic progressive wave is traveling along the positive x direction, then each succeeding particle is lagging in phase। वो फेज में लैग करेगा, ऑसिलेशन में पीछे होगा। वो रीजन मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो पहले वेव O के पास आएगा, आफ्टर सम टाइम B के पास आएगा, आफ्टर सम टाइम C के पास आएगा, आफ्टर सम टाइम D, आफ्टर सम टाइम F। का मतलब इनके ऑसिलेशन O के बाद स्टार्ट होंगे, C के ऑसिलेशन B के बाद स्टार्ट होंगे, D के ऑसिलेशन C के बाद स्टार्ट होंगे। तो ये सब फेज में लैग करेंगे। फेज का मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। पॉइंट नंबर 2 देखो, व्हेन SHP वेव, SHP का मतलब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो व्हेन SHP वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन, का मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन, देन ईच सक्सीडिंग पार्टिकल विल लीड इन फेज। तो ईच सक्सीडिंग पार्टिकल विल लीड इन फेज। इसका मतलब वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो F, D, C, B जो है ये O से लीड करेंगे, बिकॉज वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वेव सबसे लास्ट में O के पास आएगा। इसका मतलब ईच सक्सीडिंग पार्टिकल विल लीड इन फेज, बिकॉज इनके ऑसिलेशंस O से पहले स्टार्ट होंगे। तो फेज लैग और फेज लीड जो होता है उनको इस वे से अंडरस्टैंड करता है। Now finally let us come to relation between phase difference and path difference। फेज डिफरेंस का सिंबल डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस का सिंबल डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस का यूनिट रेडियन बिकॉज ये एंगल है, और पाथ डिफरेंस का यूनिट होगा मीटर। देखो जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है, का मतलब कंप्लीशन ऑफ 1 ऑसिलेशन, तो जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है, दैट इज 1 ऑसिलेशन। तो फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा। तो फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा फाई करस्पॉन्ड्स टू पाथ डिफरेंस ऑफ डेल्टा एक्स। का मतलब एक पॉइंट P कंसीडर करो, इस वेव के ऊपर या इस मीडियम में एक पॉइंट P कंसीडर करो। ये जो पॉइंट P है ये ओरिजिन से डिस्टेंस डेल्टा एक्स पे है। ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट O से, पॉइंट O हमारा ओरिजिन है, तो ये पॉइंट जो है P ये O से डेल्टा एक्स पे डिस्टेंस पे है।
तो फिर पॉइंट पी और पॉइंट ओ के ऑसिलेशन में जो डिफरेंस होगा उसको मैंने डेल्टा फाई कॉल किया, वेयर डेल्टा फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। एंड वेव को ओ से पी तक आने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी है। ठीक है, तो जब भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का होगा और टाइम डिफरेंस डेल्टा टी का होगा। ये होंगे ओ एंड पी के बीच के वैल्यूज ऑफ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो देखो, जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है। तो जब भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का होगा। तो अगर मुझे इन दो वैल्यूज को रिलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई कैन से डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, का मतलब फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है इसको लिखा जा सकता है बाय सिंबल के, where k is called propagation constant। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। propagation constant k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो आई कैन से डेल्टा फाई इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x, where k is 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इसका मतलब सपोज वेव डिस्टर्बेंस में दो पार्टिकल है। सपोज वेव डिस्टर्बेंस पे दो पार्टिकल है, का मतलब एक वेव के दो पार्टिकल है, से पार्टिकल O एंड पार्टिकल P। अगर उनके बीच में डिस्टेंस डेल्टा x होगा, वेव के ऊपर दो पार्टिकल है, से पार्टिकल O एंड पार्टिकल P, अगर उनके बीच में डिस्टेंस अगर डेल्टा x होगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होगा। वी कैन कंसीडर एनी टू पार्टिकल्स ऑन द वेव। तो एक वेव के ऊपर अगर आप दो पार्टिकल कंसीडर करेंगे, अगर उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो आप उन दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। Similarly, let us find out relation between phase difference and time difference. ये भी इंटरेस्टिंग होगा, relation between phase difference and time difference. जैसे phase difference of 2 pi corresponds to path difference of lambda, वैसे ही phase difference of 2 pi corresponds to time difference of capital T। यहां देखो, phase difference of 2 pi corresponds to time difference of capital T। तो फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू टाइम डिफरेंस ऑफ कैपिटल टी, का मतलब जब भी फेज का डिफरेंस 2 पाई का होगा, टाइम का डिफरेंस टी का होगा बिटवीन द टू पार्टिकल्स, जैसे O एंड C। एंड O एंड P के बीच में, O एंड P के बीच में अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का है तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी का है। O एंड P के बीच में अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का है तो टाइम डिफरेंस जो है ना वो डेल्टा टी का है। तो फिर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में क्या लिखा हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वी कैन से डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, और ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, एंड फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। तो फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो इस कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना नेसेसरी है बच्चों, और जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं समझेगा आप प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को समझ नहीं पाओगे। तो आपको इस कंसेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड करना है। हो सके तो आप वीडियो को 2-3 बार वापस देखो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव वेव।